किस तरह से पूरे भारत में यानी 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नेपाल की तस्वीरें, जो एपी सेंटर रहा है इसका। यहां पर कैसे तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। देखिए जो पहाड़ी इलाकों थे, अब धीरे धीरे तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। जो मंजर रहा लोगों के लिए वो कितना खौफनाक था, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा पाएंगे। भारत के 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिनकी तीव्रता होती है 6.3, लेकिन इसका एपी सेंटर रहता है नेपाल, जहां पर 6.6 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर दरार आ गई, घरों में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। ये दर्दनाक हादसा, ये दुखद घटना हुई है नेपाल में, क्योंकि यहां पर ये एपी सेंटर भूकंप का रहा है। और देखिए कैसे पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है ये मकान, जो भरभरा कर गिर गया, जो भूकंप के झटकों को महसूस नहीं कर पाया। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि जो तीव्रता है वो 6.6 थी। आपको बता दें कि 4 की तीव्रता से ऊपर जाने पर खतरा हमेशा बना रहता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसी के बाद से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो इनके जरिए आप समझिए। और चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि भूकंप के जो झटके हैं वो कहां-कहां पर महसूस किए गए हैं। देखिए 7 राज्यों की बात कर रहे थे हम भारत में, हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा परेशानी का सबब है, क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा थी, आप इसलिए समझिए। और ये गनीमत की बात है, भगवान का शुक्र है कि यहां पर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। गुरुग्राम में यानी दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। नोएडा में, दिल्ली में लोग अपने रात में घरों से निकल आए, जो उनके घर की लाइट्स थी, उनके घर के पंखे थे, सब हिलने लगे और इसी से लोग डर गए और वक्त रहते लोग बाहर आ गए। उत्तराखंड की में भी खबर आई है, लखनऊ में, बिहार में, और नेपाल तो एपी सेंटर रहा ही है। और मेरे साथ मेरे कई सहयोगी हमारे साथ आपको दिख रहे हैं। आदित्य मेरे साथ हैं, राजूराज मेरे साथ हैं, और इसी के साथ शुभांग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन राजूराज, सबसे पहले आप ही के साथ अपडेट, सिर्फ गनीमत मानिए या भगवान का शुक्र मनाए कि नेपाल जैसी घटना अभी किसी राज्य में, 7 राज्यों में से कहीं सुनने को नहीं मिली है, कोई तस्वीर ऐसी नहीं आई है। बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि जो उत्तर भारत में जो भूकंप के झटके हैं उसका असर भारत में तो जो नहीं देखने को मिला, लेकिन नेपाल में इसका असर जरूर देखने को मिला। कोई रिएक्टर स्केल 6.3 था, जो काफ़ी हैवी होता है। चूंकि नेपाल एपिक सेंटर था, उससे नेपाल से सटे तमाम जो भारत के राज्य हैं वहाँ पर असर देखने को मिला है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। यानी मैम, रात को भूकंप आया था दिल्ली एनसीआर के अंदर भी, आप लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए? मैं उस टाइम जागी हुई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला। सुबह उठी तो न्यूज़ में मैंने देखा। तो एक देखिए, दिल्ली एनसीआर भी चूंकि एक खतरा बना रहता है उन लोगों के लिए जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, और हाई राइज में बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने इसका महसूस किया। जी, मैंने पढ़ा कि मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, बट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस फॉर्चुनेटली नहीं करा। मैम, आपने भूकंप के झटके महसूस किए? आप यहाँ इंडिया गेट पे घूमने आई हैं, भूकंप के झटके लगा था 2-2:30 बजे के करीब वो जो भूकंप आया था? जी, असल में मैं सो गई थी, पर मैंने फिर लोगों की आवाज़ें सुने कि सब बाहर निकल रहे थे, तो तब जगने के बाद तब पता चला कि भूकंप आया है। और मेरी दोस्त, मैं वसंत कुंज में रहती हूँ, तो मेरी दोस्त जो पास वाले फ्लैट में रहती है, उसको बहुत तेज़ फील हुआ था। आप लोग किस फ्लोर पे रहती हैं? मैं 3rd फ्लोर में रहती हूँ, टॉप फ्लोर है वो। तो आपने देखा कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे? जी हाँ, लोग निकल के आए थे बाहर। उस समय डर और खौफ का माहौल नजर आता है कि जब लोग अपने घरों से बाहर, क्योंकि रिएक्टर स्केल काफी ज्यादा था 6.3। शुक्र की बात यह है कि ये नेपाल में इसका एपिक सेंटर रहा था। जी हाँ, क्योंकि 6.3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। तो और जैसे आपने बोला फ्लैट्स के बारे में, मैं डीडीए फ्लैट्स में रहती हूँ, तो डीडीए फ्लैट्स का आपको पता है कि बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो लोग उस डर से बाहर निकल के आए भी थे, और वो डर थोड़ा सा तो रहता ही है। जैसे अभी अगर आपका फायर एस्केप भी नहीं है और सिर्फ एक ही सीढ़ी है, तो लोगों में थोड़ा डर ज़्यादा होता है कि और ज़्यादा हो गया, अगर कुछ टूटने लगा तो फिर कैसे नीचे पहुँचेंगे।
बिल्कुल पयोधी, देखिए ये दिल्ली वासी हैं, इंडिया गेट पे घूमने आए, साफ तौर पर जो पुरानी इमारत है, हमारे साथ की बिल्डिंग है। राजू, आपके पास में फिर से आऊंगी, उनके साथ शायद कुछ लोग हैं। शुभांग, जानिए लोगों से किस तरह से वो महसूस कर रहे थे, क्या उनके दिल में था। और क्योंकि हमने देखा कि लोग घरों से बाहर निकल गए थे एहतियात, और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए हाई रेज सोसाइटी में रहते हैं, 14वें 15वें माले पे रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खौफजदा का मंजर। बिल्कुल प्रयोति, देखिए ये मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम? आकाश रणदेव। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पास में सुपरटेक पवेलियन में रहता हूँ, 9th फ्लोर पे सर। क्या आपने रात को 2 बजे जो महसूस किया था, बताइए इसके बारे में। एग्जैक्ट लगभग 1:57 AM या 2 बजे की बात है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेमर्स फील हुए, और मतलब नॉर्मली अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो उससे ज़्यादा ही फील हो रहा था। तो इमीडिएटली हमने स्टेयरकेस लिया, नीचे हम आए। ऑलमोस्ट सोसाइटी के सभी लोग जो है वो नीचे आ चुके थे। और क्योंकि 2015 में भी अगर आपको पता हो नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो वो तो हालांकि ज़्यादा तीव्रता का था, तो इसलिए भी थोड़ा कंसर्न ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे मिलती है इस हिमालयन के जोन में, और वो एक्टिव सिस्मिक जोन है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए भी हम ज़्यादा कंसर्न थे, और मुझे लगता है कि अभी चलो आफ्टर शॉक्स वगैरह नहीं आए हैं तो वी आर सेफ। कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ सर। 22 फ्लोर टोटल है, और सबको ही फील हुआ है। ऑलमोस्ट 7th फ्लोर के बाद सबको ज़्यादा फील हुआ है। भाई जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना ज़्यादा फील होता है। सोसाइटी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या इंतज़ाम है वहाँ पर आपकी सोसाइटी के? बिल्कुल इंतज़ाम ये है कि स्टेयरकेस मतलब 2 प्रोवाइडेड हैं, एक इमरजेंसी के लिए भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा है कि लिखा हुआ है कि फायर और अर्थक्वेक के सिनेरियो में आप लिफ्ट मत यूज़ करें, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी तो चलो फायर छोटी छोटी सावधानियां हैं जो भूकंप के समय पर लगातार एडवाइजरी जारी होती हैं, तो उसमें बताया जाता है किस तरह से आपको, अगर आप कहीं भाग नहीं पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं उस जगह से, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। CS दुबे मेरे साथ हैं, जियो साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग CS दुबे जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। जिस तरह से ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी सर। अगर हम दिल्ली NCR के हिसाब से देखें, जिस तरह का ये एरिया माना जाता है, आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा था जो टल गया? देखिए, ये हिमालय का अर्थक्वेक है, और हिमालय से यहाँ तक आते हुए 6.3 की जो मैग्नीट्यूड की जो इंटेंसिटी की जो वो है लाइंस, वो बहुत हल्की पड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो असर होता है वो 4 या 3.5 के आसपास दिखाई देता है। लेकिन ये अर्थक्वेक क्योंकि बहुत दूर है और हिमालय पे है, तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा महसूस नहीं होता। हाँ, लेकिन जो ईस्ट दिल्ली की जो इमारतें हैं, जो कि वीक इमारतें हैं, जो ईस्ट दिल्ली में स्पेशली जो यमुना फ्लड प्लेट पे बनी हुई हैं, उनको खतरा रहता है इससे जी। और सबसे बड़ी बात ये CS दुबे जी की जो हाई रेज बिल्डिंग है, हमने देखा जी न्यूज लगातार दिखा रहा है कि वहां पर लोग कितने डरे हुए थे, क्योंकि उनके लिए मुश्किल ये थी कि नीचे उतरे तो कैसे उतरे। उन्होंने बाकायदा बिल्डिंग को हिलते हुए देखा। जी, आपके साथ जो है अतीन शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं। हम लोग दोनों जानते हैं कि यहाँ पे सीज्मिक रिट्रोफिटिंग जिसे बोलते हैं, जो अर्थक्वेक से रेजिलियंस जो होती है बिल्डिंग्स की, वो बहुत कम है, और वो ठीक तरह से आंकी नहीं जाती है। अगर उसको हम ढंग से आंक लें, और शुरू से अगर हम, अभी भी टाइम है कि हम अपनी जितनी भी दिल्ली में और जो NCR के अंदर जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनकी हम सीज्मिक रिट्रोफिटिंग बाद में भी हो सकती है, अभी भी करके देख लें, और कुछ रूल्स के ऊपर हम स्ट्रिक्ट रहें। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं जापान में सब जगह होती हैं, वो सब निबट जाती हैं इससे। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रक्चर्स जो है उनकी, जो ग्राउंड में जो उनकी जो फाउंडेशन है, वो उस तरह से बननी चाहिए कि वो 8 तक का या कम से कम दिल्ली में 6.5 तक का अर्थक्वेक का जो असर है उसके लिए वो सहन कर सकें बिल्डिंग्स। बिल्कुल। AK शुक्ला जी, जिस बात का जिक्र अभी दुबे साहब कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से अब शायद हम अगर टेक्नोलॉजिकली भी देखें तो अब आगे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर जब हाई रेज बिल्डिंग का निर्माण होता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। ये कहा जाता है कि बिल्डिंग अगर हिलती है तो इसका मतलब कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप इस इमारत में रहते हैं कि जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जो भूकंप को लेकर उसको ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। आपको लगता है कि अब इस तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये इसलिए जो हादसे हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग को बहुत पहले हमारा बिल्डिंग कोड बने हुए हैं जी, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है,
जो 2000 जो नए इनके जो हम लोगों ने नया गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अनुसार जो है अर्थक्वेक के प्री प्लानिंग के लिए पहले प्री मैनेजमेंट पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और जैसा कि बताया दुबे साहब ने कि ये प्री प्लानिंग ही अर्थक्वेक में कर सकते हैं आप। अगर अर्थक्वेक से बचना है तो आपको अपने बिल्डिंग को ठीक करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले ही बात बताया था थोड़ी देर पहले, अर्थक्वेक डू नॉट किल द पीपल, बिल्डिंग्स डू। तो बिल्डिंग को ही बना करके आप अर्थक्वेक से बच सकते हैं। अब जहां तक सवाल ये है कि हाई राइज बिल्डिंग का, तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस कुछ अभी आ गया है। तो हाई राइज बिल्डिंग तो जो बन रही हैं उनमें कुछ ना कुछ ध्यान दिया जा रहा होगा, क्योंकि उसमें कुछ बिल्डिंग्स का जो पहले से हम लोग डेवलप करते हैं, आर्किटेक्ट डेवलप करते हैं, उसमें काफी बड़े इंस्टीट्यूट के लोग भी जुड़े हुए होते हैं और जनता भी जो खरीदने जाती है वो भी पूछती है। तो हाई राइज बिल्डिंग जहां तक मुझे अभी लग रहा है, जो अभी नया बन रहा है, उसमें अर्थक्वेक के बारे में ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली की बात अगर हम करें तो ध्यान देने की जरूरत है जो पुराने घर बने हुए हैं जी। पुराने घर दिल्ली का, जैसा कि दुबे साहब ने बताया कि पूर्वी दिल्ली है और बहुत सारे एरिया हैं जिनमें पुराने घर बने हुए हैं और उनमें नहीं लगता है कि कोई कोड का ध्यान दिया गया होगा। आप देखते हैं कि घर में बगल में अगर कोई घर बनाना शुरू करे तो गिर जाता है, तो जब भूकंप आएगा तब क्या हालत होगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि रेट्रोफिटिंग के लिए प्रोविजन किया जाए, रेट्रोफिटिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डिवाइड की जाए और घरों को खासकर प्राथमिकता के आधार पर, पहले जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको जो है रेट्रोफिट करके भूकंप रोधी बना दिया जाए। जिससे है, क्योंकि दिल्ली भी जैसा कि अब बताया कि 6.5 का भूकंप यहाँ भी आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ दिन बाद, माने एक जो जहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।